नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों मगध साम्राज्य के बारे में। हो जाती है आज की हमारी दूसरी क्लास। तो कल की क्लास में जो है हमने मगध साम्राज्य को स्टार्ट किया था। तो 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन कर देंगे ताकि हाथों हाथ आपको अच्छे से याद होता रहे। मगध साम्राज्य की यदि बात की जाए दोस्तों, मगध साम्राज्य यानी जो 16 महाजनपद थे उनमें से जो है मगध साम्राज्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। और मगध महाजनपद से पहले जो है काशी महाजनपद सबसे शक्तिशाली रहा था। मगध साम्राज्य की यदि बात की जाए तो इसका उत्कर्ष जो है कब का माना जाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मगध साम्राज्य का शासनकाल 544 बीसी से 185 बीसी तक जो है माना जाता है। और मगध पर जो है सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, बृहद्रथ वंश था, जिसके फाउंडर भी कौन थे, बृहद्रथ थे। तो ये आपको याद रखना है। एक बृहद्रथ का पुत्र हुआ करता था जरासंध, जिसने मगध की राजधानी गिरिब्रज जो है बनाई थी। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने जाना था मगध पर शासन करने वाले शासक कौन कौन से। सबसे पहले हर्यक वंश आया, उसके बाद कौन सा आया था दोस्तों, हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश, नंद के बाद आता है मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आता है दोस्तों शुंग वंश, शुंग के बाद कणव, और कणव के बाद आंध्र सातवाहन वंश। तो इन वंशों ने मगध पर जो है क्रम से शासन किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने हर्यक वंश को स्टार्ट किया था। हर्यक वंश का शासनकाल जो है दोस्तों कब से कब तक रहा था, तो पूरे हर्यक वंश का शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था, तो ये रहा था 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक रहा था। हर्यक वंश के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे, बिंबिसार थे, जिन्होंने जो है 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक शासन किया था, यानी 52 वर्षों तक। इनको क्षेत्रजस और श्रेणिक के नाम से जाना गया है। और साथ ही जो बिंबिसार थे, इन्होंने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था। मतलब अलग अलग राज्यों से शादियाँ की थी ताकि अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें। महाकोसला से की थी, साथ ही दोस्तों क्षेमा से की थी, और इसके बाद जो है चेलना से की थी। तो इन्होंने 3 शादियाँ की थी। और जब इन्होंने महाकोसला से शादी की थी तो यहाँ से जो इनको दहेज में काशी महाजनपद मिला था। तो यह आपको याद रखना है। और साथ ही इन्होंने जो है अंग महाजनपद को जीता, और वहाँ पर जो है वहाँ का राजा, वहाँ का उपराजा जो है अपने बेटे अजातशत्रु को बना दिया था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही जो अंग महाजनपद था ये सबसे पूर्वी महाजनपद था। तो यहाँ तक जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू कर चुके थे, अब उससे आगे का हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिंबिसार का महल और मगध का वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर कौन था, तो महागोविंद था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंबिसार के महल का और मगध का वास्तुकार कौन था, तो महागोविंद था। अब बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। यानी बिंबिसार जो है पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया था। इन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि चेलना जो है जैन धर्म को मानती थी, और चेलना महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वे चेलना के जो है भाई लगते थे। याद रखें दोस्तों। तो इस प्रकार जो है आपको पता होना चाहिए कि पारिवारिक मामला था, तो इसलिए चेलना ने कहा कि तुमको जो है जैन धर्म छोड़ना होगा, और बौद्ध यानी बौद्ध धर्म छोड़ना होगा और जैन धर्म को अपनाना होगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। अब यहाँ पे बात करते हैं बिंबिसार ने राजधानी किसको बनाया था, तो बिंबिसार ने राजधानी बनाया था राजगृह को, गिरिब्रज से चेंज करके, याद रखेंगे। अब बिंबिसार अपने ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का मतलब होता है अपने बड़े पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी यानी अगला राजा जो है बनाना चाहता था। लेकिन इसका एक बेटा और था अजातशत्रु, जो कि अंग महाजनपद का उपराजा बनाया था। किसने, बिंबिसार ने ही बनाया था। ये बात अजातशत्रु को पसंद नहीं आई कि उसका बड़ा भाई दर्शक राजा बनेगा बिंबिसार के बाद। तो क्या करता है ये अजातशत्रु, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। तो इसको भड़काया था किसने, देवदत्त ने, जो कि इसके दरबार में रहता था। यानी अजातशत्रु ने अपने पिता
की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। किसकी हत्या करके? बिंबिसार की हत्या करके। और इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसी कारण इसको प्रथम पितृहंता कहा गया है। प्रथम पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। और इसीलिए जो है दोस्तों इस वंश को जो है पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है बेटे पिताओं की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठेंगे। अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता इसलिए कहा गया है क्योंकि अजातशत्रु का बेटा होगा उदयन। उदयन भी जो है अजातशत्रु की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ जाएगा, तो इसलिए उसको द्वितीय पितृहंता कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। बाद में जो है इसका पुत्र उदयन इसकी हत्या करेगा और स्वयं गद्दी पर बैठेगा, जिसको द्वितीय पितृहंता कहा जाएगा। तो ये आपको अच्छे से दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। प्रथम पितृहंता और द्वितीय पितृहंता किसे कहा जाता है और इनको पितृहंता क्यों कहा जाता है। और यही कारण है, यानी इसी कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, यानी पिताओं की हत्या करके बेटे गद्दी पर बैठ रहे थे हर्यक वंश में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों बिंबिसार की हत्या करके स्वयं गद्दी पर कौन आ गए? अजातशत्रु आ गए हैं। तो अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु 492 बीसी से 460 बीसी तक जो है गद्दी पर रहेगा। अब दोस्तों अजातशत्रु की यदि बात करते हैं तो इसका अन्य नाम है कुणिक, और इसको प्रथम पितृहंता कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। किसमें दोस्तों? बौद्ध ग्रंथों में इसको प्रथम पितृहंता कहा गया है। इसकी माता कौन थी? महाकोसला या चेलना। तो दोस्तों इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कहीं पर महाकोसला मिलता है और कहीं पर जो है चेलना मिलता है। तो इसको आप ऑप्शन के अनुसार जो है देख लेंगे, और दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अगर मिलते भी हैं तो दोस्तों मिलते भी हैं तो महाकोसला को जो है लगाएंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब प्रथम बौद्ध संगीति जो है इसी के शासनकाल में हुई थी 483 बीसी में राजगीर में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। ये भी आप रिलेट करते रहना कि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी राजगीर में 483 बीसी में। अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अजातशत्रु जो है जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु किसको मानता था? जैन धर्म को मानता था। और काशी के लिए जो है प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ और इसकी जीत हो जाती है, और इसके बाद प्रसेनजीत की बेटी बाजीरा से विवाह कर लिया और इसने बज्जी और मल्ल संघ को हराया। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी हमने पढ़ा था प्रसेनजीत से संघर्ष क्यों हुआ। जब बिंबिसार ने जो है प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी की तो प्रसेनजीत ने जो है दहेज में काशी महाजनपद दिया। लेकिन जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी तो प्रसेनजीत ने कहा कि तुमको जो है काशी वापस देना होगा। हमने तो ये अपने जीजा बिंबिसार को दी थी, लेकिन तुमने उनकी हत्या कर दी है, तो इसलिए तुमको वापस देना होगा। तो अजातशत्रु ने कहा अच्छा ना, मैं तो नहीं दे रहा। तो प्रसेनजीत ने कहा इसके लिए युद्ध होगा, संघर्ष होगा। तो अजातशत्रु ने कहा हम तैयार हैं। तो इस बीच जो है काशी महाजनपद के लिए प्रसेनजीत और अजातशत्रु में संघर्ष होता है। तो इसमें जो है जीत हो जाती है किसकी? अजातशत्रु की। अब जीत के बाद क्या होता है? एक संधि होती है। इसमें जो है प्रसेनजीत जो है दोबारा से अपनी बेटी बाजीरा का विवाह कर देता है। किसके साथ? अजातशत्रु के साथ। पुरानी दुश्मनी बुलाकर नई रिश्तेदारी जो है बना लेता है। और इसके बाद अजातशत्रु बज्जी महाजनपद और मल्ल महाजनपद को या संघ को जो है जीत हराता है और जीत लेता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसके बारे में इतना ही था दोस्तों। अब आते हैं किसके बारे में? अजातशत्रु का बेटा उदयन आगा अजातशत्रु के बाद। ये कब से कब तक? 460 बीसी से 444 बीसी तक रहेगा। अजातशत्रु कब से कब तक रहा था? 492 से लेकर 460 बीसी तक रहेगा। और इसका बेटा 460 बीसी से 444 बीसी तक गद्दी पर रहेगा उदयन। उदयन का अन्य नाम है दोस्तों द्वितीय पितृहंता इसको कहा गया है, क्योंकि इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो कि गंगा व सोन नदी व गंडक नदी के किनारे पर थी। कुसुमपुरा नाम से भी इसको जाना जाता है। बाद में राजधानी बनाया। किसने बनाया था पाटलिपुत्र को? उदयन ने। वर्तमान में बिहार में पड़ता है पटना, जो कि बिहार की राजधानी पटना है। तो ये पाटलिपुत्र हुआ करता था पहले, तो इसी को जो है पटना के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उदयन की। तो उदयन जो है 460 बीसी से 444 बीसी तक गद्दी पर रहेगा। इसका अन्य नाम द्वितीय पितृहंता के नाम से इसको जाना गया है। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। गंगा सोन व
गंडक नदी के किनारे पर। दोस्तों इसका विचार जो है, इसका जो सपना देखा था अजातशत्रु ने देखा था, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाया था। इसकी स्थापना जो है इसके बेटे उदयन ने की थी, और बाद में जो है इसको अपनी राजधानी राजगृह से चेंज करके पाटलिपुत्र जो है इसको बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना गया है, और वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना के नाम से इसको जाना जाता है। उदयन के 3 बेटे थे जो कि कमज़ोर शासक थे, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जिन्होंने क्रम से शासन किया था। पहले अनिरुद्ध बैठा था, फिर मुंडा आया था, और इसके बाद आता है नागदशक, जो कि हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक होगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक होगा नागदशक, और इस नागदशक की हत्या जो है इसका मंत्री शिशुनाग कर देगा और स्वयं गद्दी पर बैठ जाएगा। यानी क्या होता था, जब देखते थे दोस्तों मंत्री लोग, जब ये देखते थे कि राजा जो है कमज़ोर हो चुका है, तब ये मंत्री जो है स्वयं राजा की हत्या करके जो है राजपाट हड़प लेते थे और एक नए राज्य की स्थापना करते थे। तो इसी प्रकार नागदशक के साथ यहाँ पर यही हुआ था। शिशुनाग ने देखा, जो कि इसका मंत्री हुआ करता था नागदशक का, कि शिशुनाग जो है कमज़ोर शासक हो चुका है। तो इसका फ़ायदा उठाकर जो है शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी और एक नए वंश की क्या करेगा, नए वंश की स्थापना करेगा, शिशुनाग वंश की, जो कि 412 बीसी से कब तक रहेगा, 344 बीसी तक जो है रहेगा। कब तक दोस्तों, 344 बीसी तक जो है रहेगा। हर्यक वंश समझ में आया होगा। पहले बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन, उदयन के बाद 3 बेटे आएंगे उसके, अनिरुद्ध आएगा, मुंडा आएगा और नागदशक आएगा, जो कि अंतिम शासक होगा किसका, हर्यक वंश का। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है हो जाता है। तो इसके बाद कौन आता है दोस्तों, हर्यक वंश के बाद आएगा शिशुनाग, क्योंकि शिशुनाग जो है इसकी हत्या कर देगा, किसकी, नागदशक की। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शिशुनाग की। तो शिशुनाग वंश का समय कब से कब तक, 412 बीसी से 344 बीसी तक रहेगा। अब शिशुनाग वंश का संस्थापक यानी फाउंडर माना जाता है शिशुनाग को, जो कि 412 बीसी से 394 बीसी तक रहेगा। इसने राजधानी जो है वैशाली यानी पाटलिपुत्र से चेंज करके जो है राजधानी इसने क्या बनाई थी, वैशाली बना ली थी। यानी सबसे पहले गृहविरज, फिर राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, अब वैशाली बना ली इसने। अब इसका बेटा आएगा शिशुनाग का, जो कि कालाशोक है, ये दोबारा से पाटलिपुत्र बना लेगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, शिशुनाग ने चंड प्रद्योत को हराया, जो कि अवंती को जीता था, और ये चंड प्रद्योत कौन थे, बिंबिसार के मित्र हुआ करते थे। तो ये आपको याद रखना है। और इसी चंड प्रद्योत की सेवा के लिए जो है जीवक को भेजा था, किसने, बिंबिसार ने। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, शिशुनाग के बारे में इतना ही है, इसके बारे में इतना कुछ नहीं पूछा जाता है। अब आते हैं कालाशोक, यानी शिशुनाग के बाद कौन आता है, कालाशोक आता है, जो कि 394 बीसी से 366 बीसी तक जो है रहेगा। दूसरी बौद्ध संगीत इसी के शासनकाल में हुई थी, 383 बीसी में वैशाली में हुई थी। सापकमीर इसके अध्यक्ष थे। इसने जो है दोबारा अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। यानी शिशुनाग जब गद्दी पर बैठा था 394, कब बैठा था, 412 बीसी में, और 394 बीसी तक रहा था। तो शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से चेंज करके वैशाली बना ली थी। लेकिन जब कालाशोक आता है तो कालाशोक वैशाली से चेंज करके अपनी राजधानी दोबारा पाटलिपुत्र को बनाया। साथ ही इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन, जो कि अंतिम शासक होगा। तो कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है कि कालाशोक के जो है 10 पुत्र थे, जिनमें से अंतिम शासक नंदीवर्धन को माना जाता है। और इस नंदीवर्धन की हत्या जो है कौन करेगा, इसका मंत्री महापदम नंद कर देगा, छुरा घोंप कर। कहा जाता है जब ये नंदीवर्धन अपने महल के आगे पार्किंग में टहल रहा था, तो इसका मंत्री महापदम नंद जो है छुरा घोंप कर जो है इसकी हत्या कर देता है। और साथ ही महापदम नंद एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम है नंद वंश। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपको ये शिशुनाग वंश भी याद हो गया होगा और हर्यक वंश भी। कल से हम एक नया वंश जानेंगे नंद वंश के बारे में, जिसके फाउंडर होंगे महापदम नंद, और साथ ही महापदम नंद के बाद आएगा धनानंद, और इसी के समय आएगा सिकंदर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो कल की क्लास में हम इनको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।